कि जनरल वैद्या को मारने के पहले एक पंजाबी ड्रामा में जो उसके मेन किरदार थे हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखजिंदर सिंह सुक्खा और निर्मल सिंह, इन्होंने एक पंजाबी ड्रामे में भंगड़ा डाला था। उसके बाद ख़ास तौर पे जनरल वैद्या की असैसिनेशन का पूरी कहानी सुनने के लिए लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई। तो आज मैं आपको वो पूरी वारदात सुनाऊंगा जिसके आधे हिस्से का मैं खुद साक्षीदार रहा हूँ, एक विटनेस रहा हूँ। मैं एंट्रोपिल में जिस बिल्डिंग में रहता था उसमें मेरे घर के ऊपर 84 नंबर बिल्डिंग के ऊपर हरजिंदर सिंह जिंदा, सुखजिंदर सिंह सुक्खा और निर्मल सिंह ये कोई 5-6 महीने किराए के मकान पे रहे थे। ये बात मई महीने की है, 1986 साल की बात है। तो उस किराए पे वो मकान लेने के पहले एक राजस्थान से जब ये लोग कहीं जा रहे थे तो एक पुलिस नाकाबंदी में इनकी गाड़ी को रोका गया और इन्होंने गुजरात पुलिस के साथ एक मुठभेड़ हुई जिसमें 2 गुजरात पुलिस के पुलिस वाले और राजस्थान पुलिस के पुलिस वाले मारे गए थे और 3-4 इंजर्ड हुए थे और ये तीनों शख्स जो थे वो अपनी गाड़ी लेके भागने में कामयाब हो गए थे। तो कई महीनों से राजस्थान पुलिस इनका पीछा करती उनको आखिर जिस बात का पता चला कि ये तीनों शख्स जो हैं उस पुलिस मुकाबले के जिम्मेदार वो एंट्रोपिल के उस सेक्टर में उस मकान में रह रहे हैं जिसी बिल्डिंग में मैं रहता था, ऊपर वाले घर में ये रहते थे। खैर ये बात पहले मैं सुना चुका हूँ पंजाबी में अपने दर्शकों को और हिंदी वालों ने भी काफ़ी हद तक वो सुना हुआ है। वहाँ पे 3 मई को जो राजस्थान पुलिस ने और मुंबई पुलिस के जो मिलके एक रेड प्लान की थी इनके घर पे अटैक करके इनको अरेस्ट करने की, वो फेजल आउट हो गई थी क्योंकि प्लानिंग बराबर नहीं की गई थी और 3 मई 1986 के सुबह 9:30-10 बजे ये तीनों शख्स जिंदा, सुक्खा और निम्मा ये वो घर छोड़ के भागने में कामयाब हो गए और पुलिस इनको देखती रह गई। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा सबूत वहाँ पे एक मिला था जनरल वैद्या की असैसिनेशन की प्लानिंग का, वो था एक टिप्पल नाम का नावल अंग्रेजी में लिखा हुआ जिसमें कोल्ड वार के समय की काफ़ी डिटेल्स दी गई थी कि जो इंटरनेशनल जो जासूस होते हैं वो ऑपरेट कैसे करते हैं, कैसे अपना हुलिया बदलते हैं, कैसे कपड़े बदलते हैं, कैसे कामोफ्लेज करते हैं, अपने अड्डे कैसे बदलते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं, हथियारों की ट्रेनिंग कैसे लेते हैं। तो सब बातें उस नावल में बड़ी डिटेल से लिखी गई थी जिससे ये साबित होता है कि ये तीनों लोग जो हैं ये काफ़ी मेहनत कर रहे थे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए और उसके मुताबिक ही अपना हुलिया, अपने कपड़े, अपनी देख रेख सब बदलते रहते थे, अड्डे बदलते रहते थे। तो वो नावल के आखिरी पेज पे एक नंबर लिखा हुआ था DL 1437 और उसके नीचे मिसेस वैद्या लिखा हुआ था। तो पुलिस वालों ने वो बुक जो पंचनामे के तहत अपने ताबे में ली, उसके बाद डेफिनेटली उसकी इंक्वायरी की होगी और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि वो बराबर उसमें तहकीकात की नहीं की। मैंने 2 दिन पहले मुंबई के कुछ पुलिस ऑफिसर से बात की जो इस केस की देख रेख कर रहे थे उस समय। उनका कहना है कि उन्होंने वो नंबर जिंदा, सुक्खा और निम्मा के भागने के बाद वो दिल्ली पुलिस को नंबर भेजा था और दिल्ली पुलिस ने RTO से चेक करके बताया था कि ये नंबर जो है ये मिसेस भानु वैद्या की गाड़ी का नंबर है और वो गाड़ी जो थी वो सफ़ेद कलर की मारुति 800 का नंबर था जो दिल्ली में रजिस्टर्ड थी। तो दिल्ली RTO के रिकॉर्ड से ये मालूम पड़ा कि वो जो मिसेस भानु वैद्या हैं वो जनरल अरुण वैद्या की बीवी है और जनरल अरुण वैद्या जो थे उन दिनों में रिटायर हुए थे इंडियन आर्मी के जनरलशिप से और उनका जो रिहेबिलिटेशन का जो प्लान था आफ्टर रिटायरमेंट जो उन्होंने बताया था अपने सीनियर ऑफिसर्स को, वो ये था कि वो रिटायरमेंट के बाद पूना में कंटोनमेंट के एरिया में सेटल होना चाहते हैं। तो उनका घर जो था वो रेडी नहीं था, वो 3-4 महीने उसको तैयार होने में लगे और वो मार्च 1986 के करीब अपने घर में शिफ्ट हुए। बड़ी हैरानी की बात है कि वो शख्स इंडियन आर्मी का
4 स्टार जनरल, 4 स्टार वाला जनरल, और वो शख्स जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय इंडियन आर्मी का चीफ था, उसकी भूमिका रही उसमें। और उसके बाद 84 के बाद जो कुछ लोगों पे अटैक हुए, जो लोग उस कांड में शामिल थे, उनमें बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। जैसे दिल्ली में माकन भूपी जिंदा सुक्खा ने मारा। इनको पैसे चाहिए थे अपना ऑपरेशन आगे बढ़ाने के लिए, तो इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक, सबसे बड़ी जो डकैती उस टाइम पे हुई थी, कुछ 3.5-4 करोड़ रुपए की लुधियाना बैंक में, वो इन्होंने की। तो बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने के बाद जो शख्स राजस्थान और बम्बई पुलिस को चकमा दे के मौके से भाग सकते हैं, उन लोगों के पास से मिली हुई एक किताब के ऊपर जनरल वैद्या की गाड़ी का नंबर लिखा मिलता है। और उसके बाद भी 3 महीने और 7 दिन हमारी पूरी एजेंसीज, हमारी आर्मी इंटेलिजेंस, हमारी RAW, हमारी IB, मुंबई की लोकल क्राइम ब्रांच, पूना की क्राइम ब्रांच, पूना की पुलिस, ये सब एजेंसियां मिल के कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं कर सके कि जनरल वैद्या की जान को खतरा हो सकता है, और उनकी सिक्योरिटी जो बढ़ाई जाए या पुख्ता की जाए ताकि उनकी जान को खतरा ना हो। इस सब होने के बावजूद 3 महीने 7 दिन के बाद 10 अगस्त 1986 को पूना में सुबह जनरल वैद्या का शरेआम एक चौराहे पे मर्डर कर दिया जाता है। 3 महीने के करीब ये लोग तीनों जन, जिंदा सुक्खा और निम्मा, इन्होंने पूना में अलग-अलग जगह पे अपने ठिकाने बनाए। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में घर किराए पे लिया, और कुछ होटल्स में अपना जो कमरा बुक कराया वो रमेश शर्मा के नाम पे करवाया, जो बाद में मालूम पड़ा कि वो रमेश शर्मा कोई और नहीं, सुखजिंदर सिंह सुक्खा ही था। इसी तरह उसी दौरान 2 बार वो बॉम्बे भी आए कुछ पैसे का इंतज़ाम करने। बॉम्बे जिन होटल में ठहरे उन होटल पे भी नाम रमेश शर्मा के नाम से कमरा बुक हुआ। उसके बाद फिर वापस पूना जाते हैं। पूना जाके एक मोटरसाइकिल ख़रीदा जाता है, नया मोटरसाइकिल कंपनी से, वो एक और आदमी के नाम से ख़रीदा जाता है। और जो मकान किराए पे लेते हैं एक हाउसिंग सोसाइटी में, वो जिस आदमी से ख़रीदा, जिसके थ्रू ख़रीदा जाता है, वहाँ भी दूसरे नाम से वो किराए पे लिया जाता है घर को। तो इतना कुछ होने के बाद 3 महीने ये लोग पूना और उसके आसपास के इलाकों में सरगर्म रहते हैं। मोटरसाइकिल खरीदते हैं, घर किराए पे लेते हैं, कपड़े ड्राई क्लीन करवाते हो। बाद में सब ये बातें सामने आई जनरल वैद्या का असैसिनेशन होने के बाद। और जिस घटना वाले दिन, जिस दिन ये कांड होता है, जनरल वैद्या गाड़ी चला रहे होते हैं, उनके साथ उनकी वाइफ साथ में बैठी होती है, और पीछे उनका बॉडीगार्ड। जो हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र पुलिस का स्पेशल ब्रांच का एक लौता बॉडीगार्ड उनको दिया गया, क्षीर सागर उसका नाम था, वो अपना पिस्टल लेके पीछे बैठा है। और जब अचानक गाड़ी एक मोड़ पे आके कंटोनमेंट एरिया के पास जो मार्केट है वहाँ पे जैसे ही टर्न लेने के लिए स्लो होती है, तो एक साइकिल पे 2 सवार आते हैं। जो पीछे बैठा होता है वो अपनी गन निकालता है, अपना पिस्टल, और जनरल वैद्या के ऊपर गोलियों से फायर करता है। और वो एक गोली जो है वो वहाँ से जाके जनरल वैद्या की वाइफ को, उनको भी लगती है। और जब तक उनका बॉडीगार्ड रिएक्ट कर सकता, वो तब तक ये दोनों अपना काम करके वहाँ से मोटरसाइकिल लेके फरार हो जाते हैं। और हर घटना के बाद वो बॉडीगार्ड बोलता है कि वो गाड़ी बहुत छोटी है, मेरी हाइट ज़्यादा थी, जब मैं दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने लगा तो मेरा पाँव सीट के नीचे फंस गया, और मैं समय पे बाहर निकल के उन अटैकर्स का, जहाँ हमलावरों का कोई जवाब नहीं दे सका। और गोली तो अंदर बैठ के भी चलाई जा सकती थी। जिस खुली खिड़की से ये लोग गोलियां चला रहे थे, तो ये बॉडीगार्ड पीछे बैठ के भी गोली चला सकता था उसी रास्ते में। लेकिन खैर वो उनकी नहीं इतना तजर्बा होगा, जब आदमी घबरा जाता है अचानक एकदम क्या हुआ। लेकिन अनगहली, एक बहुत बड़ी अनगहली, एक कहा जा सकता है सिक्योरिटी सेक्टर में इतनी बड़ी चूक कि एक बॉडीगार्ड पीछे बैठा है गाड़ी में, वेपन उसके पास है, और वो रिएक्ट नहीं करता, ना भागे हुए लोगों पे गोली चलाने की कोशिश करता है। तो ये एक बहुत बड़ी वहाँ पे चूक हुई।
उसके बाद जब इनको घटना के बाद ये लोग वहाँ से भागे, पूना के आसपास के एरिया में थोड़े दिन छिपते रहे। उसके बाद जिंदा भाग के दिल्ली चला जाता है। सुक्खा और निम्मा पूना में ही रहते हैं। अब ये बात भी समझ में नहीं आती कि इतने दिन ये घटना के बाद वो पूना में ही क्यों रुके। उसके थोड़े दिनों के बाद पूना के नज़दीक एक एरिया है, वहाँ से ये लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। उसी मोटरसाइकिल पे, जिस मोटरसाइकिल पे जनरल वैद्या का असैसिनेशन किया, और उस मोटरसाइकिल की ट्रक के साथ टक्कर होती है मेन रोड के ऊपर, और टक्कर में इनका मोटरसाइकिल गिरता है, इनको चोटें लगती हैं, इनके कपड़े फट जाते हैं थोड़ा, और जो वेपन होती है वो गिर के रोड के ऊपर गिर जाती है। वो वेपन उठा के ये लोगों को डराते हैं तो लोग डर जाते हैं, वेपन के सामने कोई नहीं आता, तो बड़ी मुश्किल से अपना मोटरसाइकिल ये फिर दोबारा स्टार्ट करके वहाँ से भागते हैं, लेकिन आगे जाके मोटरसाइकिल जो है वो बंद पड़ जाता है। पूना पुलिस को इतला दी जाती है कि कुछ जो खतरनाक किस्म के लोग जिनके पास वेपन है वो एक्सीडेंट के बाद भागे हैं मोटरसाइकिल छोड़ के। पूना पुलिस के एक इंस्पेक्टर पठान एक थे जो वो इनका पीछा करते हैं, तो एक रेलवे लाइन क्रॉस करके इनको इंजर्ड हालत में पकड़ लेते हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि जब उनके वो वेपन थी, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस अकेले ऑफिसर के ऊपर गोली क्यों नहीं चलाई, उसके लिए क्यों उसका मुकाबला नहीं किया। खैर पकड़े जाते हैं निम्मा और सुक्खा, इनको पकड़ के पुलिस हिरासत में लिया जाता है। 3-4 महीने के बाद हरजिंदर सिंह जिंदा का दिल्ली में मजनू का टिल्ला गुरुद्वारा में एक एनकाउंटर होता है, जिसमें इसकी दोनों टांगों पे गोलियां लगती हैं। बुरी तरह इंजर्ड हालत में इसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। पूरे इलाज के बाद वो ठीक होता है, तो उसको भी पूना जेल में ट्रायल के लिए लाया जाता है। तो ये तीनों शख्स जो हैं, इनके ऊपर टाडा का केस बनता है, और टाडा की ट्रायल जो है वो कोर्ट के अंदर ही होती है। एक स्पेशल रूम बनाया गया जहाँ पे टाडा जज जाके इनका केस सुनते थे, और ट्रायल के दौरान जो गवाह बनते हैं, ये कमाल की बात है। अपने आप में हिंदुस्तान के इतिहास में पहला केस होगा जिसमें कोई 300 के करीब जो गवाह थे, उनमें से एक भी गवाह की गवाही कोर्ट ने सही नहीं मानी। सबसे ज़्यादा जो गवाह थे वो आइडेंटिफिकेशन परेड में मुकर गए, किसी ने इनको पहचाना नहीं। पहचाना इसलिए नहीं कि जब इन्होंने ये क्राइम किया था तो इनका जो हुलिया था वो और था, और उससे कभी दाढ़ी मूछ नहीं थी, पगड़ी नहीं बांधी हुई थी, क्लीन शेव थे। तो जब पकड़े जाने के 3-4 महीने में इनकी लंबी लंबी दाढ़ी हो गई, इन्होंने पगड़ी बांधनी शुरू कर दी, और जब लोगों को इनको आइडेंटिफाई करवाने के लिए लाया जाता था तो किसी ने नहीं पहचाना कि जो वही लोग हैं जिनके साथ हम इनको एंटरप्रेन्योर में मिले थे, या जिस होटल में ठहरे थे उसके होटल में मैनेजर ने बोल दिया, वेटर्स ने बोल दिया, हम नहीं जानते ये कौन है, हम नहीं पहचानते इनको, वो तो और किस्म के लोग थे, ये और किस्म के लोग हैं। तो खैर, टू कट इट शॉर्ट, किसी भी गवाह ने इनको पहचाना नहीं कि ये वही लोग हैं, वो भूल जाइए। घटना वाले दिन जिस दिन जनरल वैद्या को गोली मारी गई, उनके शरेआम सड़क के ऊपर पूना शहर में उनकी हत्या की गई, उसके जो 3 चश्मदीद गवाह थे, उनमें एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था और 2 लोग जो उस रिक्शा में बैठे थे, जो रिक्शा बड़ी मुश्किल से इनकी गाड़ी के साथ टकराते टकराते बचा। तो गोली लगने के बाद जो गाड़ी थोड़ी हिली तो वो ऑटो रिक्शा एक्सीडेंट से बचा। उन लोगों ने भी जो हुलिया बताया, उसमें ये बताया कि एक्चुअली जो जिंदा था वो मोटरसाइकिल चला रहा था, और जो दूसरा शख्स था वो पीछे बैठा था, उसने गोली चलाई। एक और गाड़ी वाले गवाह थे, वहाँ पे एक कपल था, वो दंपति थी, मियाँ बीवी, वो कुछ शॉपिंग करके वापस आ रहे थे सब्जी भाजी लेके, वो गवाह थे। उन्होंने मोटरसाइकिल का रंग गलत बता दिया। बीवी ने बोल दिया कि मोटरसाइकिल काले रंग का था, उसके ऊपर लाल रंग की पट्टियाँ थी, और जो उसका हस्बैंड जो गाड़ी चला रहा था वो बोलता है कि मोटरसाइकिल लाल रंग का था, उसके ऊपर काले रंग की पट्टियाँ थी। मतलब जितने चश्मदीद गवाह थे उनकी गवाही भी एक दूसरे के खिलाफ। और जब जजमेंट का समय आया तो जज ने जिंदा सुक्खा को और निम्मा को बोला
कि देखिए आपके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, अगर आप चाहें तो आप जो हैं इस पूरी ट्रायल को कंटेस्ट कर सकते हो, आपको सज़ा होने के आसार कम हैं। लेकिन उसके पहले जो जज को ये बात कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जिंदा और सुक्खा ने इकबालिया बयान दे दिया था कि हमने जनरल वैद्या को मारा है, ये हमारे धर्म का मामला था, इस आदमी की वजह से हमारे गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ, हम उस अटैक का बदला लेने के लिए हमने मारा। तो ट्रायल जज ने, टाडा जज ने इनको 3 मौके दिए कि आप भाई साहब अपना बयान अगर वापस लेते हो तो आपकी जान बख्शी जा सकती है, क्योंकि ट्रायल में जितने गवाह पेश हुए हैं, जो एविडेंस हमारे सामने आई है, वो इस काबिल नहीं है कि आपको सज़ा दी जाए। तो इन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम अपना वापस बयान जो है वापस नहीं लेंगे। जज ने इनको 15 दिन सोचने का मौका दिया, ट्रायल मुलतवी किया। इनके वकील को बोला कि आप अपने क्लाइंट्स को समझाइए, इनसे अकेले में बात कीजिए, अगर जो अपना बयान वापस लेते हैं तो हम कुछ सज़ा का जो रुख है वो कुछ और हो सकता है। 15 दिन के बाद फिर दूसरे जब ट्रायल शुरू हुई तो जज ने फिर इन दोनों से बात की कि देखिए ये आपकी जान बच सकती है, नहीं तो आपको सज़ा होगी, फांसी भी हो सकती है, तो आप सोच लीजिए, अपना बयान वापस ले लीजिए। उस ट्रायल पे फिर जिंदा और सुक्खा ने बोला कि हम अपना बयान वापस नहीं लेंगे, भले हमें फांसी हो जाए। जज ने एक मौका और दिया, 1 हफ्ते के लिए फिर मुलतवी किया कि आप फिर सोच लो एक बार, इनके माँ बाप को इतला की जाए, इनके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो इनको सलाह दें, इनसे बात करें, तो हमें लगता है कि इनकी जान बच सकती है, जज का कहना है। उसके बाद जो दूसरा मौका मिला, उसके जिंदा जो था वो किसी वजह से बीमार था, वो कोर्ट में हाज़िर नहीं हो सका। जज ने और 10 दिन के लिए मुलतवी किया। मतलब इतना एक हिसाब से 1 महीना इन दोनों को दिया गया कि आप अपना बयान जो है वो इकबालिया बयान, हल्फिया बयान, जिसमें आप कहते हो कि आपने ही मारा है, जिंदा ने बयान दिया मैंने मारा है, सुक्खे ने बयान दिया मैं मोटरसाइकिल चला रहा था और हमें अपने किए पे कोई अफसोस नहीं है। 1 महीने का टाइम मिलने के बाद भी जब इन्होंने अपना बयान नहीं बदला तो जज ने इनको फांसी की सज़ा सुनाई। और उसके बाद जब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, आगे अपील के थ्रू, वहाँ भी इनको मौके दिए गए कि अगर जिंदा और सुक्खा अपना बयान बदल लेते तो उनकी शायद उनकी जो ज़िंदगी थी वो बख्शी जा सकती थी, सज़ा उनकी थी जो वो छूट सकती थी। लेकिन इन्होंने अपना बयान नहीं बदला और अंत में 92 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उसमें उस सज़ा को बरकरार रखा गया। ये पहली बार हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम के इतिहास में हुआ कि एक इंडियन आर्मी का जिंदा 4 स्टार जनरल पहली बार हिंदुस्तान में असैसिनेट हुआ। और पहली बार वो लोग जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, भले उन्होंने किया था लेकिन कानूनी तौर पे कोई सबूत नहीं था कि उन्होंने किया, और उनको फांसी की सज़ा हो गई। तो ये इन शॉर्ट जिंदा सुक्खा और जनरल वैद्या की असैसिनेशन की कहानी है। लेकिन जनरल वैद्या की उस ट्रायल के बाद जो पुलिस और एजेंसियों पे जब उंगली उठने लगी तो एक कमीशन बनाया गया, जुडिशियल कमीशन। उस कमीशन ने 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दी कि इसमें एजेंसीज की गलती है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ, किसी ऑफिसर पे कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, और वो सारी इंक्वायरी कमीशन था वो खुर्द बुर्द हो गया।